बहुत धुला हो गया, क्या करता है? हाँ उतारता हूँ, अभी उतारता हूँ जी। उधर, अरे मुझे दे दीजिए। जीते रहो बेटा, इतने दिनों बाद अचानक बिना खबर किए हुए। माँ, अपने घर आने के लिए भी खबर देनी पड़ती है। समीर, तू कब तक यूं ही भटकता रहेगा? तुझे मालूम है इस दफा तो कितने अरसे के बाद घर आया है। हाँ माँ, जानता हूँ। इस बार मैं पूरे 7 महीने के बाद लौटा हूँ। मैंने सारा हिंदुस्तान घूम लिया माँ, बड़े बड़े कलाकारों से मिला और मेरी कला की साधना पूरी हो गई माँ। अब मैं यही रहूंगा, यही रहकर तस्वीरें बनाऊंगा और तुम्हारी सेवा करूंगा। सच कह रहा है तू? समीर, नमस्ते दीवान साहब। जीते रहो बेटा। कैसे अच्छा हुआ तुम आ गए। दीवान जी, प्रताप ने क्या कहा? रानी माँ, वो किसी हालत में भी नहीं मानेगा। ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने उसे बहुत समझाया, 25,000 रुपए का लालच भी दिया, लेकिन वो कमीना इस खानदान का नाम बदनाम करने पे तुला हुआ है। रानी माँ, हमें अदालत में जाना ही पड़ेगा। अदालत में? क्या बात क्या है माँ? समीर, तू प्रताप को जानता है, जो झील के उस पार हमारी पुरानी कोठी में रहता है? वो शराबी कबाबी, वो तो बहुत बदमाश आदमी है। हाँ, उसने हम पर मुकदमा कर दिया है। उसे हमारी जायदाद में आधा हिस्सा चाहिए। किस खुशी में? हमारी जायदाद से उसका क्या वास्ता? रानी माँ, जब तक आप समीर को सारी बातें समझा दीजिए, मैं वकील साहब से मिलकर आता हूँ। क्या बात क्या है माँ? समीर, दुनिया की नजर में प्रताप से हमारा कोई संबंध नहीं, मगर हकीकत में उसकी रगों में भी तुम्हारे पिताजी का खून दौड़ रहा है। क्या कह रही हो माँ? ये तेरे पिताजी की जिंदगी का एक राज है, जिसे सिवाय मेरे दीवान जी के और प्रताप की माँ के और कोई नहीं जानता था। मगर अब प्रताप भी उसे जान गया है और उसका नाजायज फायदा उठाना चाहता है। इसलिए आज मजबूरन मुझे तुझसे कहना पड़ रहा है। तेरे पिताजी ने मुझे सब कुछ बता दिया था। शादी से पहले कुछ अरसे तक प्रभा देवी नाम की एक औरत से उनका संबंध रहा था। प्रताप उनकी उसी एक भूल की निशानी है। पर माँ, तुमने मुझे पहले कभी नहीं बताया। इसलिए कि बात हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी। अपनी गलती का प्रायश्चित करने के लिए तुम्हारे पिताजी ने उस औरत के नाम पुरानी कोठी और काफी रुपया छोड़ दिया था। इसलिए वो हमें ब्लैकमेल करना चाहता है, हमारे खानदान की इज्जत से खेलना चाहता है। जब तक तुम्हारे पिताजी जिंदा थे, लोग उनके सामने सर झुकाते थे। आज वो इस दुनिया में नहीं रहे। मैं नहीं चाहती कि उनके नाम पर कोई धब्बा आए। तुम फिक्र मत करो माँ, मैं आ गया हूँ। मैं आज ही प्रताप से मिलकर इस बात का फैसला करूंगा। अरे मेरे पास आए, इतनी घबरा क्यों रही है? मैं तुझे खा थोड़े जाऊंगा। लो मेरे हाथ से मिले। शाबाश शाबाश। सरकार, जरा आपको बाहर आना पड़ेगा। अरे जो भी है उसे बोल दो, क्या है? अरे सरकार, ये बगल मिले नहीं जाएगा। क्या बकता है? कौन है वो? आपके पिताजी की दूसरी औलाद। समीर, वो यहाँ कैसे आया? कौन? समीर? स्वर्गीय राजा कुलवंत राय का इकलौता बेटा, उनकी जमीन जायदाद का इकलौता वारिस भी। इसका मतलब है तुम्हें सारी हकीकत मालूम है और तुम नहीं चाहते कि मेरे हक का जायज हिस्सा मुझे मिले। तुम्हारा हिस्सा तुम्हें जरूर मिलता अगर तुम्हारी पैदाइश जायज होती। मिस्टर प्रताप, जिस आदमी की मेहरबानियों से आज तक खुशहाल जिंदगी बसर कर रहे हो, आज उसी के नाम पर कीचड़ उछालना चाहते हो? उसी के खानदान की इज्जत से खेलना चाहते हो? तुम कहना क्या चाहते हो? तुम्हें यह मुकदमा वापस लेना होगा। इम्पॉसिबल। तुम जैसे आदमी के लिए कुछ इम्पॉसिबल नहीं, क्योंकि तुम्हारा मजहब, तुम्हारा ईमान, तुम्हारा जमीर, इन सब के लिए एक ही लफ्ज है, रुपया। बोलो कितना रुपया चाहिए? तो तुम मेरे साथ सौदा करने में? मेरे पास फालतू बातों के लिए वक्त नहीं। मैं 50,000 लेकर आया। 50,000?
राजा कुलवंत राय के खानदान की इज्जत की कीमत सिर्फ 50,000। 1 लाख। तुम्हारा मुंह बंद करने के लिए मैं 5 लाख दे सकता हूँ। 5 लाख तो क्या 5 करोड़ भी हो तो मुझे किसी की मेहरबानी की भीख नहीं चाहिए। मैंने तुम लोगों पर मुकदमा इसलिए किया है, मुझे अपने नाम के साथ अपने बाप का नाम भी चाहिए, जिसके बिना दुनिया में, समाज में किसी भी आदमी की इज्जत नहीं होती, जिसके बिना इंसान इंसान हो के भी हरामजादा कहलाता है। मैंने सारी दुनिया को बताना है कि जिस आदमी को हर कोई बहुत नेक आदमी समझता था, वो असल में एक जलील और कमीना इंसान। तुम्हारा बाप एक पैसे वाला जायज आदमी था, जिसने मेरी मां को अपनी रखेल बनाकर रखा। बेचारी इसी शर्मिंदगी में खुल खुल कर मर गई। मैंने तुम्हारे खानदान से इंतकाम लेना है, ताकि तुम और तुम्हारी रानी मां मेरी तरह सारी जिंदगी शर्मिंदगी की आग में जलते रहो, तड़पते रहो। मैं तुम्हें शराफत से समझाने आया था कि मुकदमा वापस ले लो। अब तुम मेरी एक बात याद रखना, जब तुम अदालत से बाहर निकलोगे तो सारी दुनिया को पता चल जाएगा कि प्रताप, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, तू मुझे चाहे जो सजा दे, जान से मार डाल, लेकिन मुकदमा वापस ले ले बेटे। ओह, तुम कान लगा के सुन रही थी? हाँ, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। राजा साहब के मरने की खबर सुनकर मैं अपने आप पर काबू न पा सकी और तुझे सब कुछ बता दिया। अगर पहले बताया होता तो मुझे अपना असली हक, अपना असली हिस्सा बहुत पहले मिल चुका होता। बेटे, तुझे किस बात की कमी थी जिंदगी में? उन्होंने सब कुछ दिया था। उस बदमाश ने जो कुछ भी दिया था वो तुम्हारे साथ चंद रातें गुजारने की और मेरे नाजायज जन्म की कीमत थी। नहीं, उनके बारे में ऐसा मत कह बेटा, वो तो देवता थे। ये तो सिर्फ मैं ही जानती हूँ कि किस नर्क से निकालकर मुझे उन्होंने सहारा दिया, इज्जत दी। अपनी रखेल बनाकर, ऐसे बच्चे की मां बनाकर जो किसी को अपने बाप का नाम न बता सके। प्रताप, ये दिन देखने से पहले मैं मर जाती तो अच्छा था। अगर तुम मेरी मां ना होती तो मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश भी पूरी कर देता। योर ऑनर, आज अगर मिस्टर प्रताप राय की मां श्रीमती प्रभा देवी जिंदा होती तो उनके एक बयान से इस मुकदमे का फैसला हो जाता, लेकिन आज से 6 महीने पहले उनकी मौत हो गई। लिहाजा यह साबित करने के लिए कि वो राजा कुलवंत राय की ब्याहता पत्नी थी, मैं अपने पहले गवाह श्री कृष्णलाल खत्री को पेश करने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। क्या आप जानते थे कि राजा कुलवंत राय ने श्रीमती प्रभा देवी से शादी की थी? जानता हूँ। कैसे जानते? मेरे सामने शादी हुई। जी हाँ, शास्त्रों और विधि के अनुसार मैंने ही राजा कुलवंत राय का विवाह श्रीमती प्रभा देवी के साथ कराया। ये सब झूठ है, ये सब झूठ है, बकवास है, झूठ है। कौन है ये औरत? योर ऑनर, ये वो औरत है जो अब तक पेश किए गए हर गवाह को झूठा साबित कर सकती है। ये है श्रीमती प्रभा देवी, प्रताप की मां, जो उनके राजा के कहने के मुताबिक आज से 6 महीने पहले मर चुकी हैं। इस औरत को विटनेस बॉक्स में खड़ा किया जाए। आपका नाम? प्रभा देवी। आप राजा कुलवंत राय की पत्नी हैं? जी नहीं, मेरी उनसे कभी शादी नहीं हुई थी और हो भी नहीं सकती थी, क्योंकि मैं उनकी पत्नी बनने के लायक नहीं थी। आपका बेटा इस मुकदमे के जरिए ये साबित करना चाहता है कि वो राजा कुलवंत राय का बेटा है। क्या ये सच है? मेरा बेटा नादान है, बेवकूफ है। उसका राजा साहब की जायदाद पर किसी भी तरह का कोई हक नहीं है। राजा साहब देवता थे, मुझ पर बहुत एहसान किए हैं उन्होंने।
जिन्हें मैं कभी नहीं भुला सकूंगी। अपने जीते जी मैं किसी को भी उनके पवित्र नाम पर धब्बा नहीं लगाने दूंगी, चाहे वो मेरा अपना बेटा ही क्यों न हो। Thank you, Your Honor. गुड मॉर्निंग क्वीन मदर, यानी कि रानी माँ, प्रणाम। जीती रहो। अरे जुगनू बेटा, तुम कब आई? जस्ट लैंडेड, यानी कि अभी अभी। देखो, मेरे साथ हिंदी में बात किया करो। ओके, एज यू लाइक क्वीन मदर। डैडी कब तक लौटेंगे? वो तो कल शाम तक आएंगे। ओफ, कल शाम तक? अरे भाई, मेरे पास भी तो बैठो। तुम तो जब भी आती हो जाने की बात करती हो। अब तो तेरी पढ़ाई भी खत्म हो गई है। दैट्स द प्रॉब्लम। यहाँ मेरी एक भी सहेली नहीं है। 2-4 दिन तो मजे में कट जाते हैं, उसके बाद दिल नहीं लगता। इस बार शायद लग जाए। समीर भी वापस आ गया है। समीर? वो देखो। मैं अभी आई। हाय समीर। ओफ, ये मुसीबत कब आई? मैं मुसीबत हूँ? सुन लिया? नहीं। नेवर माइंड। अब तुम इस मुसीबत से नहीं बच सकते, क्योंकि इस बार मैं यही रहूंगी। बीए कर लिया है मैंने, यानी कि पढ़ाई खत्म। ओह, एमए नहीं करोगी? हाउ मीन? मेरे यहाँ रहने से तुम्हें तकलीफ होती है? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं जुगनू। दरअसल बात यह है कि आजकल मैं सीरियसली पेंटिंग के मूड में हूँ और किसी किस्म की डिस्टरबेंस बिल्कुल पसंद नहीं करता। डिस्टर्ब करने की बजाय अगर मैं पेंटिंग में तुम्हारी मदद करूँ तो? डोंट टेल मी, तुमने भी पेंटिंग शुरू कर दी है क्या? क्या मैं इतनी बेवकूफ हूँ? मदद करने से मेरा मतलब था, अगर तुम्हें मॉडल की जरूरत पड़ी तो वो भी बन जाऊंगी। तुम्हारे लिए रंग तैयार करके लाऊंगी और तुम्हारे ब्रश धोकर साफ करके भी दूंगी। सफाई का बहुत शौक है? हाँ। तो आज रसोई में बर्तन साफ कर लो। गो टू हेल। क्या? कुछ नहीं। बस थोड़ी देर और बैठी रहो। कौन है आप? तुम मुझे नहीं जानती और मैं भी तुम्हें नहीं जानता, लेकिन मैं तुम्हारी तस्वीर बना रहा हूं। तुम उठकर चली गई तो ये तस्वीर अधूरी रह जाएगी। मेरी तस्वीर? मेरी तस्वीर बनाकर क्या करेंगे बाबूजी? इस झील की, इस पहाड़ी की तस्वीर बनाइए ना। वो सब तो मैं बना चुका हूं, लेकिन तुम्हारे जैसी लड़की की तस्वीर मैं आज तक नहीं बना सका। नहीं बाबूजी, मुझे देर हो जाएगी, घर वापस जाना है। कहाँ रहती हो तुम? झील के उस पार, बस्ती में। अच्छा, तुम्हारे घर में और कौन कौन है? बापू है और माँ है। तुम्हारे बापू क्या काम करते हैं? बापू के पास 2 घोड़े हैं, उन्हें किराए पर देते हैं। वो सामने वाली पहाड़ी पर शिव जी का मंदिर है ना, वहां पर लोगों को दर्शन करवाने ले जाते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? नीलू। तुम यहाँ रोज आती हो नीलू? हाँ। मछलियों को खाना खिलाने? हाँ। तस्वीर पूरी हो गई बाबूजी? नीलू, बस थोड़ी देर और बैठी रहो। ये क्या बाबूजी? तुम्हारे बालों में सिर्फ फूल की कमी थी। तुम बहुत खूबसूरत हो नीलू, जंगल के उस फूल की तरह जो कहीं भी खिल उठता है। आओ नीलू, देखो तुम्हारी तस्वीर बन गई, लेकिन अभी इसमें रंग भरने बाकी है। आओ ना, देखो वहां क्यों खड़ी हो? मैं देख नहीं सकती। क्या? हाँ, मैं अंधी हूँ। पर अभी भी तो तुम झील, पहाड़, इन सब का जिक्र कर रही थी। वो तो यादें हैं बाबूजी, बचपन की यादें, जब मैं देख सकती थी। मैंने सब रंग देखे हैं, हरे,
नीले, पीले, अब तो सिर्फ काला रंग रह गया है, अंधेरे का। नीलू दीदी। चिक्कू, हाँ, आज बहुत दिनों बाद रबाब निकाला। घर में अकेली थी, अचानक माँ की याद आ गई। जब माँ जिंदा थी तो बापू उसे रबाब बजाकर सुनाया करते थे। जब से वो चली गई, बापू ने रबाब को हाथ भी नहीं लगाया। मैं भी उनके सामने कभी नहीं बजाती। ये चाचा अभी तक लौट के नहीं आए क्या? आए थे, लेकिन फिर वापस कहीं चले गए। कहीं क्या? गए होंगे शराब के अड्डे पे। दीदी, चाचा तुम्हारी हर बात मानते हैं, तुम उनका पीना क्यों नहीं कम करा देती? मैंने बहुत कोशिश की चिक्कू, लेकिन बापू कहते हैं ना घर में सुख ना बाहर सुख। थोड़ी देर शराब पीकर तो दुख भूल जाने दे, तो मैं चुप हो जाती हूँ। एक बात कहूँ दीदी, तुम्हारे और चाचा के सारे दुखों का एक ही कारण है, वो चुड़ैल। चिक्कू, वो जैसी भी है जो भी है, मेरी माँ है। माँ नहीं दीदी, सौतेली माँ। सच कहता हूँ, अगर ऐसी चुड़ैल मेरी माँ होती ना तो डायन को कुएं में ढकेल देता। चिक्कू, आग लगे तेरे मुंह में। कुएं में किसे ढकेल रहा था रे? कैसी हो चाची? क्या लाई मेले से मेरे लिए? जूता। चाची, चाची, कान खोल के सुन ले। तू फिर कभी यहाँ पर आया ना, जलती हुई लकड़ी से दाग दूंगी। हाँ, भाग यहाँ से। पाजी, बदमाश, लफंगा, क्योरी, रबाब बजा कर किस यार को बुला रही थी? माँ, चुप रहे, अंधी मनहूस। तेरा बाप लौट के आया कि नहीं? नहीं। पड़ा होगा पी पा के किसी नाली में। खाना पकाया? हाँ। हाँ तो उतना जल्दी निकालना खाना। मटकती क्यों है? जल्दी चल।